कक्षा 11 के जीव विज्ञान में आज आपको बताया जाएगा जीव जगत के बारे में। जीव जगत अर्थात जहाँ पर जीवन है। अभी तक खोजों के आधार पर, वैज्ञानिक खोजों के आधार पर यह पता चला है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। अन्य ग्रहों पर अभी जीवन के कोई संकेत नहीं मिले हैं, जहाँ पर जैसे चंद्रमा पर मनुष्य पहुंच गया है और दूसरे ग्रहों पर जो है लगातार खोज जारी है। तो वास्तव में जीवन है क्या? जीवन के संदर्भ में दो धारणा है, एक प्राचीन धारणा और दूसरी आधुनिक धारणा। प्राचीन धारणा ये कहती है कि जीवन एक अमूर्त वस्तु है। अमूर्त मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, जिसको न हम देख सकते हैं न सुन सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा चल रही है तो कहते हैं हवा चल रही है। कैसे चल रही है कि पत्तियां हिल रही है, उसका अनुभव हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राचीन धारणा है। लेकिन आधुनिक धारणा के अनुसार जीवधारियों में कुछ जो है रासायनिक परिवर्तन, कुछ क्रियाएं होती हैं जिन्हें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कहा जाता है, जिन्हें जैविक क्रियाएं कहा जाता है। जैविक क्रियाएं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैविक क्रियाएं अर्थात जीव वे हैं जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं। अब जैविक क्रिया से क्या तात्पर्य है? श्वसन है, पाचन है, पोषण है, उत्सर्जन है, संवेदनशीलता, जीवन चक्र, ये सभी क्या है? जैविक क्रियाएं अर्थात श्वसन, पाचन, पोषण, उत्सर्जन, ये सभी क्या हैं? जैविक क्रियाएं अर्थात इन्हीं के सम्मिलित रूप को हम जीवन कहते हैं। इन्हीं के सम्मिलित रूप को हम जीवन कहते हैं। जीवन उन्हीं में है जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं, जिनमें श्वसन हो रहा हो, पाचन हो रहा है, पोषण हो रहा है, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं जिनमें हो रही है वही निश्चित रूप में जीवन है, जो आधुनिक वैज्ञानिक किसी चीज को मानते हैं। और ये सर्वभौमिक तत्व है जिनमें ये क्रियाएं हो वो निश्चित रूप से जीवन है। अब प्रश्न ये है कि जीवन है तो अर्थात जीवधारियों के लक्षण क्या हैं? जीवधारियों के लक्षण, अर्थात कैसे जानेंगे कि ये सजीव है और दूसरा निर्जीव है? कैरेक्टर ऑफ लाइफ, तो कैरेक्टर ऑफ लाइफ क्या जीवन के लक्षण है? तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वही जीवन के लक्षण है। तो पहला अगर हम देखें, पहला कोशिकीय संरचना पर आते हैं। कोशिकीय संरचना सेलुलर स्ट्रक्चर। प्रत्येक जीवधारी जो है कोशिकाओं से बना है। कोशिका क्या है? प्रत्येक जीवधारी की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। कोशिका जो है क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जो है क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है प्रत्येक जीवधारी, और प्रत्येक जीवधारी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। अगर कोशिका के आधार पर देखें, दो तरह के जीव हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ये कोशिकीय का मतलब ऐसे जीवधारी जिनकी सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका के थ्रू संपन्न होती हैं, वे सभी एक कोशिकीय कहलाते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है,
है, ल्यूबिना है, ये सब एक कोश की है जिनकी सभी जैविक क्रियाएं एक कोशिका के थ्रू संपन्न होती है। और बहुकोशिकीय जीवों में जैविक क्रियाएं जो है संचालन के लिए विशेष जो है आर्गन तंत्र आर्गन सिस्टम होते हैं, अंग तंत्र होते हैं। जैसे श्वसन के लिए फेफड़े उपस्थित होते हैं, पाचन के लिए आहार नाल उपस्थित होती है, देखने के लिए आंखें एक तंत्र काम करती हैं। तो इस तरह बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सिस्टम मौजूद होता है। वही एक कोशिकीय में कोई इस तरह का सिस्टम मौजूद नहीं होता है। तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं। अब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में क्या समानता और असमानता है? एक कोशिकीय जीव जितने भी हैं आपका सब उनकी बायोलॉजी जैसे अमीबा है, उसकी सभी जो है जैसे अमीबा है, ये इसके पादाप हैं जो निकले हुए हैं। अब इसको भोजन ग्रहण करना होगा तो ये क्या इसके संपर्क में जब ये आता है तो यहाँ पर ये जो है सिस्टम यहाँ से समाप्त होता है, बाहर से जो है ये आ जाता है, इसको अपने अंदर ले लेता है, इसको पाचन के थ्रू पचा करके फिर बाहर कर देता है। एक कोशिकीय जीव ऐसे हैं जो ये एक्टिविटी है इसी एक कोशिका के थ्रू संपन्न हो जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव है उनमें सिस्टम हर एक कार्य के लिए अलग अलग होता है। और दूसरे लक्षण पर हम आते हैं जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दूसरे कैरेक्टर पर आए जीव द्रव्य। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म प्रत्येक जीवधारियों की कोशिका के अंदर एक जीवित पदार्थ होता है जिसे जीव द्रव्य कहता है। हक्सले ने कहा, हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार, भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, अर्थात सभी जैविक क्रियाएं इसी जीव द्रव्य के अंदर ही होती हैं, अर्थात जीव द्रव्य ही जीवित पदार्थ है। जीव द्रव्य जो है एक कोलाइडल स्टेट में पाए जाने वाला जो है लिक्विड है और इसमें जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स घुले होते हैं। तो प्रत्येक जीवधारी में एक जीवित पदार्थ पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है और यह उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरे पर हम आते हैं पोषण। अगले टर्म पर आते हैं पोषण। न्यूट्रिशन क्या है? पोषण से तात्पर्य प्रत्येक जो भी लाइफ है उसके लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा उसे कहां से प्राप्त होती है? जो कुछ वो अपने भोजन के रूप में लेता है, फूड के रूप में लेता है, वही जो है वह पोषण कहलाता है। फूड के रूप में जो भी मटेरियल्स लेता है वह क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अर्थात प्रत्येक जीवधारी के लिए ऊर्जा आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए फूड अर्थात भोजन को ग्रहण करता है और भोजन क्या है उसका वह पोषण कहलाता है। फूड से तात्पर्य है ऐसा जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, तो ये सब चीजें उस फूड में पाई जाती हैं जो उसका पोषण करती हैं, जो उसकी जैविक क्रियाओं को संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला हम आते हैं अगले लक्षण पर जो है उपापचय। चौथे पाते हैं उपापचय, मेटाबॉलिज्म। प्रत्येक जीवधारी के अंदर होने वाली भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय कहते हैं। प्रत्येक जीवधारी के अंदर हमेशा भौतिक और रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं जिसे हम उपापचय कहते हैं। यह इसमें दो तरह के प्रोसेस आते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। उपचय और अपचय। एनाबॉलिज्म क्या है? यह एक जो है मेंटेनेंस वाली प्रक्रिया है, अर्थात रचनात्मक प्रक्रिया है।
रचनात्मक प्रक्रिया है। रचनात्मक प्रक्रिया, ये विनाशात्मक प्रक्रिया है, ये विनाशात्मक प्रक्रिया है। अब देखिए मेटाबॉलिक दो तरह के प्रोसेस इसमें आते हैं, एक एनाबॉलिक, एक कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक उपचय एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें प्रोटोप्लाज्म के जो है भाग में वृद्धि होती है, इसे टूटे भागों की मरम्मत होती है। तो ये एनाबॉलिक, जैसे पोषण करना है जो है एनाबॉलिक है, पोषण न्यूट्रिशन क्या है, एनाबॉलिक है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जिसमें भोजन का निर्माण करते हैं पौधे, प्रकाश संश्लेषण वह विधि जिसमें पौधे भोजन का निर्माण करते हैं वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, वो एनाबॉलिक के अंतर्गत आता है। कैटाबॉलिक जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, उसके थ्रू जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वह जो है जैसे श्वसन, यह जो है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अर्थात कैटाबॉलिक में जीवधर्म के भाग में कमी आती है, ये विनाशात्मक प्रक्रिया है जिसमें जो है जीवद्रव्य के भाग में कमी आती है। और जैसे श्वसन है, श्वसन में जो है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है जिसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी का उपयोग जो है जीवधारी अपने जीवन की विभिन्न क्रियाओं में उपयोग करता है। उपापचय हो गया। उसके बाद हम आते हैं जो है श्वसन की बात करें, श्वसन लिखा गया, श्वसन कीजिए, श्वसन क्या है। अगला है श्वसन, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है, श्वसन। प्रत्येक जीवधारी श्वसन, अगर अपने सिंपल भाषा में कहें कि अंदर फेफड़ों के अंदर वायु को भरना और निकालना, श्वसन या सांस लेना हो गया, सांस लेना होता। और श्वसन अगर हम जो है रासायनिक से देखें तो श्वसन से तात्पर्य है कि कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन वास्तव में श्वसन कहलाता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिका ये जो है C6H12O6 + 6O2, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडाइज होता है ये भोज्य पदार्थ, तो 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी, तो ये एनर्जी रिस्पायरेशन में निकलती है। और जो विभिन्न जो जैविक क्रियाओं की उनको संचालन करते हैं, ये श्वसन है जो कोशिकीय श्वसन कहलाता है, सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिका का जीवित माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर जो है यह क्रिया जो है संपन्न होती है, श्वसन। तो श्वसन कोशिकीय श्वसन से तात्पर्य है कि भोज्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन से, वैसे फेफड़ों के अंदर वायु को भरना और निकालना, सामान्य भाषा में से सांस करना। दो तरह के श्वसन होता है, एक जो है आप जाने ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी रिस्पायरेशन और दूसरा अनऑक्सी रिस्पायरेशन। तो ऑक्सी रिस्पायरेशन में जो है यानी ऑक्सी श्वसन में जो है ऑक्सीजन के थ्रू रिस्पायरेशन होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और अनाक्सी श्वसन में एनारोबिक रिस्पायरेशन, अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जितने उच्च श्रेणी के जीव हैं ऑक्सी श्वसन करते हैं, निम्न श्रेणी के जीव जैसे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वो अनाक्सी श्वसन करते हैं, बिना ऑक्सीजन के ही श्वसन कर देते हैं, जिसको हम अनाक्सी श्वसन को दूसरी भाषा में क्रियावन भी कहा जाता है, फर्मेंटाइजेशन कहा जाता है, जैसे सिक्के का बनना, एल्कोहल का बनाना, वो अनाक्सी श्वसन के अंतर्गत शुरू आता है जो सूक्ष्म जीवों के थ्रू बनाया जाता है। तो अपनी बात हो गई श्वसन की। अगले टर्म पर हम आते हैं जो है प्रजनन। प्रजनन से क्या, रिप्रोडक्शन। प्रजनन से तात्पर्य प्रत्येक जीवधारी द्वारा अपने समान संतान पैदा करना। प्रत्येक जीवधारी द्वारा अपने समान शब्द है, अपने समान संतान पैदा करना प्रजनन कहलाता। अपने समान संतान पैदा करना प्रजनन कहलाता। ये प्रत्येक जीवधारी का गुण है कि वो अपने समान संतान पैदा करता है, यह प्रजनन का गुण है। निर्जीवों में ऐसा कैरेक्टर नहीं पाया जाता, कोई भी निर्जीव अपने समान निर्जीव पैदा नहीं कर पाता है, ये जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। प्रजनन
आप पढ़ेंगे दो तरह का मुख्यतः, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल में केवल कोई एक अकेला ही जीव जो है प्रजनन के लिए पर्याप्त होता है, और सेक्सुअल में मेल और फीमेल दो तरह के जीव होते हैं, जिनमें सेक्सुअल मेल और फीमेल दो तरह के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जिनमें जो है गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स के थ्रू जो है प्रजनन होता है। प्रजनन हो गया। उसके बाद आप देखें अगला आप कैरेक्टर आएंगे जो है संवेदनशीलता, सेंसिबिलिटी। संवेदनशीलता क्या है? संवेदनशीलता तात्पर्य है कि सर्दी गर्मी जो है के प्रति वह जो है संवेदनशील होता है, ताप के प्रति संवेदनशील होता है जो है। ये माना जाता है कि जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, प्लांट जो होते हैं वे जो है संवेदनशील नहीं होते हैं। जो एनिमल होते हैं वे संवेदनशील होते हैं। लेकिन प्लांट में देखिए जो छुई हुई का पौधा उसमें छोड़ने से सिकुड़ जाता है, तो आप कहते हैं वो संवेदनशील नहीं है। छुई हुई के पौधे को छुइए उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं कि जो शाम के समय उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, क्या वे संवेदनशील नहीं है? तो इस तरह से यहाँ देखिए पौधों में आमतौर पर माना जाता है कि संवेदनशील नहीं है, उनको कुछ नहीं। लेकिन जेसी बोस, वैज्ञानिक जेसी बोस ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रूव किया कि प्लांट ही संवेदनशील होते हैं। मैं अपने यंत्र के आविष्कार के पूरे सिद्ध किया कि प्लांट में भी संवेदनशीलता पाई जाती है। अगला चीज है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? एडॉप्शन। अनुकूलन से तात्पर्य है कि प्रत्येक जीवधारी जो है जिस क्लाइमेट में रहता है उसमें अपने आप को ढाल लेता है, इसी को अनुकूलन कहता है। अर्थात जीवधारी को वातावरण के अनुसार ढालने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं, और वैसे ही गुण उसमें विकसित हो जाते हैं। जैसे रेगिस्तान में पौधे पानी की कमी होती है, उसमें पत्तियां कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जड़ें गहराई कर जाती हैं, उनके रंग रात के समय खुलते हैं, दिन में नहीं खुलते हैं जो है। तो इस तरह की उनमें विशेषताएं पाई जाती हैं। जंतुओं में भी उस तरह की विशेषताएं पाई जाती है। जो रेगिस्तानी जंतु है वो दिन के समय नहीं रात के समय निकलते हैं। रेगिस्तान में चलने वाला ऊंट जो होता है उसमें कुबड़ पाया जाता है, उसमें कुबड़ में जो है फैट होता है, बिना पानी पिए नहीं मतलब जीवित रह सकता है। उसके पैर गर्दीदार होते हैं जो बालू में चलने में सहायता करते हैं। उसी तरह जलीय पौधे होते हैं, काफी कमजोर होते हैं, जिधर जल की धारा बहती है उधर वो तैरते रहते हैं। या ऊपर तैरने वाले पौधों में वायुकोश पाए जाते हैं। इसी तरह पक्षियां जो हैं वायुवीय अनुकूलन होता है, उसमें उनके पंख पाए जाते हैं अगले दोनों पैरों। पक्षियों में जो होते हैं, पक्षियों में अगले दोनों पैर पंखों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हड्डियां खोखली होती हैं, वायुकोश पाए जाते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, और शरीर नौकाकार होता है, जिससे वो उड़ने में उनके सहायक होते हैं। इसी प्रक्रियाओं को पौधे या जल सब में उस क्लाइमेट के अनुसार, उस वातावरण के अनुसार रहने के लिए उनमें विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और जिनमें विशेषताएं वास्तव में उत्पन्न नहीं होंगी वह निश्चित रूप से उस क्लाइमेट में जीवित नहीं रह पाएगा। अगला आते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? इससे पहले आपने यहाँ शुरू में किया ये भी बताई गई थी उपापचय। देखिए उपापचय के फलस्वरूप, मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल बनते हैं। मटेरियल्स बनते हैं। ये मटेरियल बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और ये हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन बात समझे आप क्या होगा? ये बॉडी में विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का पचय कहिए या विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया होती है। रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के हानिकारक
पदार्थ बनते हैं, हार्मफुल मटेरियल बनते हैं। उन हार्मफुल मटेरियल जो है बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, उन हार्मफुल मटेरियल को शरीर के बाहर से निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन करते हैं। जैसे बॉडी से जो है मनुष्य है यूरिन का त्याग करता है, यूरिन से बहुत सारे हार्मफुल यूरिक एसिड और सारे अन्य जो हानिकारक पदार्थ हैं उस यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ये उत्सर्जन हो गया। तो पसीने से भी, पसीने श्वेत ग्रंथियां होती हैं, उन श्वेत ग्रंथियों से पसीने के थ्रू भी बहुत सारे हानिकारक पदार्थ निकलते हैं जो है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्रम पर जो है हार्मोन्स एवं नियंत्रण, हार्मोन्स एवं तंत्रिकीय नियंत्रण, हार्मोन्स एवं तंत्रिकीय नियंत्रण, तंत्रिका नियंत्रण। देखिए जीवधारी है उसके बॉडी का नियंत्रण जो है हार्मोन्स और तंत्रिकाओं के थ्रू होता है। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स एक ग्लैंड से निकलते हैं और उनमें कोई नलिका नहीं होती है, कहा था नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ हैं जो रुधिर के माध्यम से शरीर में विभिन्न क्रियाओं को संचालित करते हैं। ये जिस सिस्टम से निकलते हैं वो सीधे रुधिर में ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं और रुधिर के द्वारा पूरे शरीर में फैलते हैं। तंत्रिकाएं जो है पूरे शरीर में फैली होती हैं और शरीर का नियंत्रण करती हैं। तो इस तरह से बॉडी का नियंत्रण जो है हार्मोन्स और तंत्रिकाओं के थ्रू होता है। इसके बाद आते हैं लास्ट आते हैं जीवन चक्र, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल जैसा नाम है, घुमावदार। प्रत्येक व्यक्ति जो है जन्म लेता है, उसका बर्थ होता है,